Hello students, this is Surya Pratap Singh and here we are to begin the lecture number 2 of chapter 6 that is electromagnetic induction. Okay, so last lecture में हम लोगों ने लेंजेस लॉ कवर किया था लास्ट टॉपिक. उससे पहले हमने फैराडे के लॉज पढ़े थे एंड उससे पहले हम लोगों ने फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे और मैग्नेटिक फ्लक्स की बेसिक डेफिनेशन सीखी थी. सही है. अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है Lenge's law obeys conservation of energy. Lenge's law obeys conservation of energy. मतलब ये जो Lenge's law है जो हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं करंट की, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है. इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फिर इट ओबेज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ऐसा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपको, या 2 या 3 या 4 मार्क्स में, कि एक्सप्लेन करो कि लेंजेस लॉ जो होता है वो ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से. मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप नोट्स में जो लिखा हुआ है उतना आप आंसर में लिख सकते हो. ठीक है, बाकी मैं समझाता हूं कि बेसिकली क्या लिखा हुआ है. ठीक, आप सपोज कर लो एक कॉइल ले लो. आप क्या ले लो? एक कॉइल. कॉइल में गैल्वेनोमीटर अटैच कर दो. जब कोई मैग्नेट को नॉर्थ पोल साउथ पोल इसके पास ला रहे थे तो मैग्नेट में डिफ्लेक्शन, जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया वो राइट साइड आया. ठीक, ऐसा बोला कि जब इसको पास लाए तो इस पे पहुंचने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और वो भी इंक्रीज हुआ क्योंकि पास ला रहे हैं, है ना. तो इंक्रीजिंग फ्लक्स है. कैसा फ्लक्स है? इंक्रीजिंग फ्लक्स फॉर द कॉइल. तो करंट जो आया वो राइट साइड यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में आया. ठीक, पर जब यही एक्सपेरिमेंट मैंने दूसरे तरीके से किया, मैंने बोला एक कॉइल और यहाँ पे ली, गैल्वेनोमीटर अटैच किया और इस बार इस मैग्नेट को मैं दूर ले गया. जब दूर ले गया तो इस पे पहुंचने वाला फ्लक्स डिक्रीज किया तो इसमें जो डिफ्लेक्शन आया वो उल्टा आया. ठीक है, इंक्रीज करने पे राइट डिफ्लेक्शन, डिक्रीज करने पे लेफ्ट डिफ्लेक्शन. यहां पे अगर मैं बात करूं, इंक्रीज इन फ्लक्स हुआ और इस केस में डिक्रीज इन फ्लक्स हुआ. फ्लक्स की जहां भी बात हो रही है इस चैप्टर में उसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स है. यहां कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बातें नहीं होंगी. तो इंक्रीज इन फ्लक्स, डिक्रीज इन फ्लक्स. ठीक, जब डिक्रीज हुआ फ्लक्स तो करंट नेगेटिव साइड आया, यानी कि बेसिकली मैं आई को नेगेटिव बोल सकता हूं, अपोजिट भी बोल सकता हूं. अगर इसके आई को पॉजिटिव माना है तो इसका करंट नेगेटिव होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन राइट साइड है, इसमें डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड है. ठीक है, अब समझते हैं लेंजेस लॉ क्या है. लेंजेस लॉ था हमारा कि जब ये नॉर्थ पोल, जब ये मैग्नेट को जब इस कॉइल के पास लाया जा रहा है तो कॉइल का जो ये फेस है जो मैग्नेट की तरफ है, ये फेस एक पोल एक्वायर कर लेता है. अगर नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है तो ये नॉर्थ पोल एक्वायर कर लेगा. अगर नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल एक्वायर कर लेगा. बेसिकली लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट ऐसा पैदा होता है कि वो अपने कॉज को ही अपोज करता है. तो ये अगर नॉर्थ पोल कर लेगा एक्वायर, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा. हम ये बोल सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की वजह से इसने नॉर्थ पोल एक्वायर किया और इस मैग्नेट की फील्ड का अपोज किया क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है. तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है कॉइल की, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है, जो भी करंट आएगा उस वजह से वो अपोज करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को. ठीक, और यहां पे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करेगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है. क्लियर है. तो यहां पर जो पोलैरिटी डेवलप होगी, मतलब करंट क्लॉकवाइज आएगा और पोलैरिटी डेवलप होगी वो साउथ पोल होगी. कैसी होगी? साउथ पोल होगी. ये सब मैं समझा चुका हूं आपको, है ना. लेंजेस लॉ हमको पता है. अब कैसे ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है? तो देखो, सोच के देखो, जब ये मैग्नेट को पास ला रहे होगे तो इसमें एक करंट डेवलप हो गया होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में.
हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट है, इसकी वजह से ये फेस जो है इसने नॉर्थ पोल एक्वायर कर लिया होगा। नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकलने लगी होंगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रही होंगी। बात समझ में आई? हाँ या ना? हाँ सर। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसका अपोज कर रही होंगी, तो तुम जो मैग्नेट ला रहे हो, वो बेसिकली एक रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस नॉर्थ पोल की वजह से। करेगा नहीं करेगा? ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को ऊपर की तरफ धक्का देगा कि भाई तू ऊपर ही रह, फ्लक्स चेंज मैं नहीं करूंगा। कॉइल क्या चाहती है? मैं मेरा फ्लक्स चेंज ना करूं, मतलब मैं जैसा हूं मैं वैसा का वैसा रहूं। काइंड ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, है ना? तो इनर्शिया ऑफ अ कॉइल समझ सकते हो आप इसको, कि ये कॉइल जो है वो अपना फ्लक्स चेंज नहीं कराना चाहती। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मेरा फ्लक्स वैसा का वैसा रहे। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो मैं एक ऐसा करंट इंड्यूस करूंगी अपने आप में कि वो उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा। तो उसने करंट इंड्यूस किया तो मतलब इसमें नॉर्थ पोलैरिटी आई, और नॉर्थ पोल ने नॉर्थ पोल को रिपेल किया। तो जब ये रिपल्शन हुआ तो सोचो, तुम जो मैग्नेट ला रहे थे उसको तुम्हें थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी ना नीचे की तरफ। यार सीधी सी बात है, सपोज ये आपका मैग्नेट है, ये आपका सपोज कॉइल है, ये आपका मैग्नेट है। आप ऐसे मैग्नेट ला रहे हो तो ये कॉइल नॉर्थ पोल एक्वायर कर लेगा, इसका ये वाला ऊपर वाला फेस, और ये फेस इस नॉर्थ पोल पे रिपल्शन फोर्स लगाया, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, मतलब ये चीज जो है वो एक्सपीरियंस करेगी एक फोर्स। में ला इसको नीचे की तरफ रहा हूं, पर इस पे एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा है, मतलब मुझे इसको नीचे लाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उस फोर्स के अगेंस्ट करनी पड़ेगी। नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। तो द वर्क डन बाय मी, या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो भी इसको पकड़ के ला रहा है, टू मूव दिस मैग्नेट अपोजिट टू द रिपल्सिव फोर्स ऑफ नॉर्थ पोल इज नोन एज मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल। मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉइल, ठीक है? ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे समझो, जो आपने वर्क डन किया, इसको जैसे इस पे अपोजिट फोर्स लग रहा था तो इसको नीचे लाने में जो भी वर्क डन किया आपने उस फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क डन इस सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के इंड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मतलब जो मैकेनिकल वर्क डन आपने किया, that mechanical work done is converted into electrical energy of the circuit या electrical energy of the coil। बात समझ में आई? जो तो वर्क डन आपने किया उस वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ। क्या क्लियर हुआ? क्योंकि हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि वर्क डन बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? तो इस सर्किट की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, जो भी चार्ज इसमें घूम रहे थे, वो जीरो थी, क्योंकि चार्ज मूव नहीं कर रहे थे पहले। पर फिर बाद में करंट आ गया, यानी चार्ज मूव करने लगे कंडक्टर या कॉइल के अंदर के, यानी कि हम बोलेंगे कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बदल गई। वो क्यों बदली? जो भी वर्क डन आपने किया इस मैग्नेट पे, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, वो वर्क डन इस सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरह स्टोर हो गया। और इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि लेंजिस लॉ से जो हमने डायरेक्शन फाइंड करी है करंट की, वो ऐसे ही फाइंड होगी कि हमें क्या करना पड़े, एक वर्क डन करना पड़े, जिस वजह से हमारे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाए। तो लेंजिस लॉ एक तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है, कि वो जो एनर्जी इसके अंदर आई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो ऐसे ही पैदा नहीं हो गई, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। क्लियर है? तो आपकी जो मैकेनिकल एनर्जी आप दे रहे थे इसको, या मैकेनिकली जो भी मूव कर रहे थे, तो मैकेनिकली जो भी इस पे वर्क डन कर रहे थे आप, बात समझ में आई? तो इसको काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी, नहीं मिल रही होगी? वो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, समझ आया, एकदम बढ़िया। अब इस पे सोचो, इस पे क्या हुआ होगा? जब तुम इसको दूर ले जा रहे होगे, तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घट रही होंगी, यानी फ्लक्स जो होगा वो डिक्रीज करेगा। फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इसमें क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा, और जिस वजह से यहाँ पे साउथ पोल डेवलप हो जाएगा। अब ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी में घुसती हुई ऐसे ऐसे होंगी कि नहीं होंगी? और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरफ है, मतलब नीचे की तरफ नॉर्थ पोल।
अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो तो वो भी नीचे की तरफ है। तो इस केस में जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम डायरेक्शन में, इधर अपोजिट थी। तो मतलब इस केस में अगर आप बात करो तो ये जो कॉइल है इस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगी, करेगी नहीं करेगी, मतलब जब दूर ले जाओगे, मतलब दूर ले जाने की कोशिश करोगे तो कॉइल पास बुलाएगी, जब पास लाओगे तो दूर भेजेगी, है ना। तो जब दूर ले जा रहे हो तो कॉइल पास बुलाएगी, यानी फोर्स जो है वो आपका नीचे की तरफ लग रहा है और आप इसको ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, तो फिर से आपको इसको ऊपर ले जाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स, अगेंस्ट दिस अट्रैक्टिव फोर्स। बात समझ में आई, जो कॉइल ने इस मैग्नेट पे लगाया है। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन आपने किया, वो वर्क डन, जो भी मैकेनिकल वर्क डन है, दैट इज स्टोर्ड एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द सर्किट, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के अंदर पैदा हो गया है। बात समझ में आई, या इंड्यूस हो गया है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि लेंजिस लॉ जो हमारा है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड। बोलो क्लियर हुआ? इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, सपोज करो कि ये जो ऐसे कोई एक कॉइल थी, इसमें करंट नहीं फ्लो कर रहा था, सपोज एक कॉइल रखी, यहाँ पे आप मैग्नेट लाए, इसको पास ले जा रहे हो, तो पास ले जाओगे तो इस नॉर्थ पोल एक्वायर करेगा नहीं करेगा, और इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। अब क्यों आएगा? सोच, इसको अगर इसमें सपोज करंट नहीं आता, ऐसे सपोज नहीं आता, सपोज ये नॉर्थ पोल एक्वायर नहीं करता, अगर ये नहीं करता तो आप सोच के देखो, इसको आप जेंटली ऐसे थोड़ा सा इधर हिलाते, थोड़ा सा इधर हिलाते, तो अगर यहां पे कोई करंट नहीं है और कोई मैग्नेटिक फील्ड इसका अपोज नहीं कर रही, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, इसका तो परपीचुअल मोशन हो जाएगा। परपीचुअल मोशन का मतलब लगातार, मतलब इसको थोड़ा सा धक्का दे दो, फिर तो ये अपने आप ही खिंचा चला जाएगा, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इधर ही है कि नहीं? तो ये तो फिर मैग्नेटिक फील्ड इसको ऐसे खींचती हुई ले जाएगी। बात समझ में आई? तो इसको जस्ट हल्का सा धक्का दो तो ये चला ही जाएगा। अगर कोई हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह नहीं लगा रहे, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सब हमारा खराब हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं इसको जेंटल पुश दो तो ये चला ही चला जाएगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इसकी, हम एक बार इसको जस्ट थोड़ा सा धक्का दे तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बनी रहेगी, वो कभी खत्म ही नहीं होगी, वो कभी खत्म ही नहीं होगी। जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम इसको धक्का देंगे तो ये थोड़ी देर पर रुक जाएगा जाके, फिर धक्का देंगे तो थोड़ी देर पर रुक जाएगा जाके। तो होता क्या है एक्चुअली में, इसके अंदर एक करंट डेवलप हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, और वो करंट यहाँ नॉर्थ पोल बना देता है, और नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपोज करता है। तो इसलिए ये पूरा इसका परपीचुअल मोशन कभी ऑब्जर्व नहीं होता। दैट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो पॉसिबल नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप होता है और ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को अपोज करता है, और इस अपोजिट फोर्स के अगेंस्ट जो भी आप वर्क डन करते हो इसको इधर लाने में, है ना, या क्रॉस कराने में, या जो भी, वो वर्क डन इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के स्टोर हो जाता है। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। क्लियर है? क्लियर है। पॉज करें, दोनों डायग्राम बनाएं, ये भी बनाना चाहे बना ले, पॉज करके बना ले फटाफट। इसमें कुछ इतना ज्यादा है नहीं, मैंने अच्छे से लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं। ओके, तो ये था हमारा लेंजिस लॉ ऑब्वियस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, गुजरात बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया भी है, तो प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करके पढ़ें इसको। ठीक है, ओके। अब हम थोड़े क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेसिकली क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा उसी पर बेस्ड है, जितनी थ्योरी हमने कवर कर ली है। अब बस लास्ट कुछ क्वेश्चंस करने हैं और इस लेक्चर का दी एंड हो जाएगा। ठीक है,
कुछ क्वेश्चंस में कराऊंगा, कुछ मैं छोड़ भी दूंगा आपके लिए, है ना। सारे क्वेश्चन जो नोट्स में लिखे हैं वो मैं नहीं कराऊंगा आपको, ठीक। पर आपको अंदाजा आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। सपोज क्वेश्चन 1 है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आपके लिखे हुए नोट्स में, मैं आपको समझाता हूँ। ये डॉट 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 का मतलब क्या है? डॉट 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 का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द बोर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, बाहर निकलती हो। डॉट का मतलब होता है बाहर, अगर किसी को पता ना हो तो प्लीज समझ ले। डॉट का मतलब बाहर, क्रॉस का मतलब अंदर। दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स इन फिजिक्स। मतलब किसी प्लेन पे बोलूं कि अगर कोई चीज अंदर जा रही है तो वो क्रॉस से रिप्रेजेंट होगी, कोई चीज बाहर आ रही है मतलब ऐसे समझो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में उन्होंने बोला 3 चीजें आप लाए, 3 लूप्स लिए आपने। क्या लिए? एक लूप तो ये लिया जो ऐसे आ रहा, एक लूप आपने यहाँ लिया जो ऐसे जा रहा, एक लूप आपने यहाँ कहीं लिया, रुको और बना देता हूं। ऐसे बहुत क्वेश्चन है, 1 मार्कर, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत मिलेंगे, है ना, एमसीक्यूज में। क्या है क्वेश्चन अभी समझ में आ जाएगा। ये एक और लूप लिया जो ऐसे जा रहा, अब इन लूप की नेमिंग करी हमने। ये बोला ए बी सी डी ऐसे है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक। इसमें आपको बोला ये ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला गया कि ए बी सी और डी, ये कोई पॉइंट ए मान लो एब्रप्ट, यहाँ कोई बी मान लो, यहाँ कोई सी मान लो और यहाँ कोई डी मान लो। क्लियर है? तो ये 3 लूप्स लिए, दो, एक लूप अंदर की तरफ आ रहा, 2 लूप बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ऑल द लूप्स, इंड्यूस्ड करंट इन ऑल द लूप्स। मतलब करंट क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मतलब एडीसीबी आएगा, एबीसीडी आएगा, कैसा आएगा वो सब आपको बताना है तीनों लूप्स में, ठीक। कैसे निकालते हैं, कैसे बताते हैं? हम जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? लेंजेस लॉ है, ठीक। अच्छा, लेंजेस लॉ क्या कहता है? लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग या तो किसी कॉइल पे अगर फ्लक्स इंक्रीज करे, किसी कॉइल पर अगर फ्लक्स इंक्रीज करे तो उस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड फील्ड होगी और जो एक्सटर्नल फील्ड थी वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। बात समझ में आई? वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, यानी हम बोल सकते हैं कि जो कॉइल होगा, कॉइल का जो फेस है जो पोल की तरफ है वो नॉर्थ पोल एक्वायर करेगा और उसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। इंक्रीजिंग फ्लक्स के केस में, इंक्रीजिंग फ्लक्स के केस में जो करंट आएगा वो आपका क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। बढ़िया, सही। अच्छा जी, दूसरा अगर आप बात करो कि आपने बोला फ्लक्स डिक्रीज करेगा, डिक्रीज फ्लक्स के केस में जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा और कॉइल जो होगी वो साउथ पोल एक्वायर करेगी, मतलब कॉइल का वो फेस जो मैग्नेट की तरफ है, ठीक। तो अब इन तीनों में आप ऑब्जर्व करो, ये पहला लूप है नंबर 1, इसको मैं नंबर 2 बोल दे रहा हूं, इसको मैं नंबर 3 बोल दे रहा हूं। अब आप नंबर 1 की अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है ना, ठीक। तो अब सोचो, पहले हमको यही पता करना है कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। जब ऐसा लूप ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये फिक्स्ड है, ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? तो जैसे जैसे ये बाहर था, अभी सोच ये वाला, इसका ये वाला एरिया जो है इतना, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, पर जैसे जैसे ये अंदर आएगा क्या उस एरिया में भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी? आएगी नहीं आएगी? मतलब जैसे जैसे ये अंदर पास होगा तो इसमें से पास होने वाली ये एरिया बदलता जाएगा कि कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है। बदलेगा नहीं बदलेगा? और फ्लक्स क्या होता है हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B.A, हाँ या ना?
हाँ सर। तो फ्लक्स कब बदल सकता है? या तो बी बदले, या ए बदले, या एंगल बिटवीन बी एंड ए बदले। या तो बी बदले, या ए बदले, या एंगल बिटवीन बी एंड ए बदले तो फ्लक्स बदलेगा। हाँ या ना? हाँ सर। इस केस में कौन बदल रहा? जब ये अंदर आया एरिया बदल रहा। बदल रहा नहीं बदल रहा? हाँ सर बदल रहा। तो सोचो कि जैसे जैसे ये पहला लूप जो है अंदर आएगा, इसका जो एरिया है जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो बढ़ता जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल या दिस लूप इंक्रीजेस। मैग्नेटिक फ्लक्स एज लूप 1 moved inwards, the magnetic flux linked with loop increases due to increase in area from where magnetic field is passing. मैग्नेटिक फील्ड जितने एरिया से पास कर रही है वो एरिया के बढ़ जाने के कारण लूप का मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर गया। हाँ या ना? तो अब हम जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, तो करंट जो आएगा, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, या ऐसे भी मत समझो, करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। इफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड BI एंड BO आर अपोजिट टू ईच अदर, BI क्या है यहाँ पे? BI है आपकी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल के अंदर आई है करंट की वजह से, करंट पैदा होने की वजह से, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ओके। BO क्या है आपका? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या चीज? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड है, ये एक्सटर्नल है। अब ये दोनों अपोजिट होने चाहिए, तो सोच के देखो यहां पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है? ये बी। अरे यार, ये बी ही तो B0 है। हाँ या ना? अब इस B0 को, यानी जो अंदर है, इसका अपोजिट आनी चाहिए इस लूप की फील्ड। इस लूप की फील्ड कैसी आनी चाहिए? इस फील्ड के अपोजिट आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। फ्लक्स इंक्रीज के केस में BI और BO अपोजिट होते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। तो सोच के देखो, अगर करंट इसमें ऐसे घूमेगा, तो मैंने लूप के लिए आपको सिखाया है कि करंट की डायरेक्शन में अपनी उंगलियां घुमाओ, जहां अंगूठा आएगा वो आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, और अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। बात समझ में आई? ठीक है। हाथ चलाना सीखे। लूप के लिए फिर से बता देता हूं। कोई लूप है जिसमें करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो क्या करने का? करंट की डायरेक्शन में कर्ल करने की अपनी उंगलियां, अंगूठा जहां आए वहां मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। और इस केस में अगर आप बात करें, ऐसे करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगी। बात समझ में आई? तो ऐसे ही बताओ, इस लूप में कैसा करंट आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो इस लूप में वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करे, यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए वो कैसी आनी चाहिए? अपनी अंदर आनी चाहिए। आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? हाँ सर, अंदर आनी चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा कि जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी होगी? वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। कैसी होगी?
एंटी क्लॉकवाइज होगी, या फिर आप बोल सकते हो CDAB होगी। क्या होगी? CDAB। बात समझ में आई? CDAB क्लियर है? ठीक है, ठीक, ओके। तो ये तो हुआ फर्स्ट, आपका फर्स्ट समझ में आ गया आपको। CDAB की वजह से जो फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी कि अंदर आएगी? इसकी जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अगर CDAB है तो CDAB बाहर की तरफ आएगी। ये डॉट का मतलब अपने यहाँ बाहर लिखा है, पर इस पर्टिकुलर सवाल में ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। कैसी है? अंदर। तभी आप बोल सकते हो, अभी आप ये डॉट का मतलब बाहर और अंदर मत लिखो, इस सवाल में डॉट का मतलब है अंदर। डॉट और क्रॉस का मतलब आपको अलग अलग जगह अलग अलग मिल जाएगा। इस सवाल में डॉट का मतलब अंदर है, डॉट का मतलब अंदर है। वैसे तो डॉट बाहर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, पर इस सवाल में वो अंदर की तरफ लिया गया है। ठीक है, तो ये बी जो है वो अंदर की तरफ है, तो इस एक्सटर्नल को अपोज करने के लिए इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए, इसलिए इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज आना चाहिए। बोलो सही है? हाँ सर सही है। ओके डन। अगर आप और ध्यान से सोचे सेकंड के लिए, किसके लिए? सेकंड के लिए अगर आप बात करें तो आपको अब समझ में आएंगी चीजें। इसमें जो फ्लक्स है वो डिक्रीज कर रहा है, देखो दिख रहा है, क्योंकि ये बाहर जा रहा है, मतलब इसका जो एरिया है वो कम होता जाएगा जिसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, यानी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है यानी BI एंड BO शुड बी इन सेम डायरेक्शन, है ना? सपोर्ट करना चाहिए ना इस बार इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल को, और सपोर्ट करने के लिए सोच, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर आनी चाहिए। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर कब आएगी? जब इसमें क्लॉकवाइज करंट आएगा, मतलब ऐसे करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। देखो ऐसे, ऐसे करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी। ठीक है, तो इसमें जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, और बोल सकता हूं ACB होगा। ठीक है, ऐसे ही थर्ड केस में अगर आप बात करो तो फिर से डिक्रीजिंग फ्लक्स है, दिख रहा है, एरिया डिक्रीज करेगा जैसे जैसे लूप बाहर जाएगा। थर्ड केस में, इस केस में डिक्रीजिंग फ्लक्स है तो फिर से BI और BO सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, शुड बी इन सेम डायरेक्शन। और अगर ये सेम डायरेक्शन में होने चाहिए तो करंट क्लॉकवाइज होना चाहिए, है ना? इसमें भी करंट जब क्लॉकवाइज घूमेगा तभी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी इसकी डायरेक्शन में, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये क्लॉकवाइज आ गया। क्लॉकवाइज देखना हो तो ABCD। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इन दिस वे वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ करंट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना? इन दिस वे हम किस तरीके से इंक्रीजिंग फ्लक्स और डिक्रीजिंग फ्लक्स के बेसिस पे हम डायरेक्शन निकाल पाते हैं इंड्यूस्ड करंट की। अच्छे से समझे सवाल को, ये समझ में आ गया तो बाकी तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक पहला ही सवाल ढंग से समझना था। सारा का सारा कंसेप्ट इंक्रीजिंग फ्लक्स और डिक्रीजिंग फ्लक्स का है। अगर फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारी वो अपोज करेगी एक दूसरे को, और अगर फ्लक्स डिक्रीजिंग है तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, और अपोज और सपोर्ट करने के बेसिस पे मैं उस लूप में करंट ढूंढ लूंगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाली अंदर है तो इंड्यूस्ड वाली बाहर आनी चाहिए इंक्रीजिंग फ्लक्स के केस में, और डिक्रीजिंग फ्लक्स के केस में अगर एक्सटर्नल अंदर है तो इंड्यूस वाली भी अंदर ही आनी चाहिए। तो उस हिसाब से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन सा करंट आएगा वो हम निकाल लेंगे। पर इंपॉर्टेंट बात जो नई थी सीखने की वो यही थी, लास्ट लेक्चर में भी सीखी होगी अगर किसी ने ध्यान दिया हो, तो वो ये था कि कोई भी लूप हो, लूप में अगर करंट ऐसे दौड़ रहा हो तो इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे, डायरेक्शन कैसे निकालोगे? कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल प्रोवाइड यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बिल्कुल राइट हैंड थंब रूल की जैसा है। राइट हैंड थंब रूल है नहीं ये, पर है राइट हैंड थंब रूल जैसा। राइट हैंड थंब रूल क्या था? वो ये था कि कर्ल योर फिंगर्स इन द, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्ल योर फिंगर्स अराउंड द कंडक्टर। द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल गिव यू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। पर यहां उल्टा है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट
डायरेक्शन ऑफ थंब विल प्रोवाइड यू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आई? देख ध्यान से, ऐसे घुमाया अंदर आया, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इसकी वजह से अंदर बुलाया ना वहां से, ठीक है। और अगर उल्टा होता, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट होता तो बाहर आती मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ठीक है, पॉज करें, लिख लें। ओके, अब मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, पॉज करके ट्राई करेंगे, बाकी मैं कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 2 ये बोलता है कि ऐसे एक कॉइल है, कॉइल में ऐसे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और बगल में ये सेकेंडरी कॉइल है, सपोज बगल में उसके एक प्राइमरी कॉइल रखी है, इस प्राइमरी कॉइल में बैटरी लगी है, ठीक है। और इसमें जो करंट आ रहा है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ तक पहुंचेंगी और करंट तो वेरी नहीं कर सकता क्योंकि बैटरी वेरिएबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस कॉइल को इधर मूव करा रहा हूं मैं, इसके आसपास, तरफ या दूर, तरफ या दूर। तो इसमें मैंने देखा करंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो इसके मूवमेंट से, ये काइंड ऑफ मैग्नेट हो जाएगा ना एक तरीके से। अगर आप देखो तो इसकी ये सोलेनॉइड जो भी है, ये जो भी टर्न्स है, इसकी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस तरीके की होगी, नहीं होगी? और जब इसको मूव कराओगे इस वाली कॉइल के आसपास तो ये फील्ड लाइंस इस पर पहुंचेंगी और बदलेंगी तो फ्लक्स लिंक्ड होगा इस कॉइल के साथ, फ्लक्स चेंज होगा, मतलब इंक्रीज करेगा। जब पास लाओगे, दूर ले जाओगे तो डिक्रीज करेगा। उस बेसिस पे इसमें डिफ्लेक्शन आएगा राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मुझे बताओ व्हाट इज टू बी डन टू हैव अ लार्ज डिफ्लेक्शन विद द सेम बैटरी। व्हाट इज टू बी डन टू हैव द लार्ज डिफ्लेक्शन विद द सेम बैटरी। इसको मूव करा रहे, करंट आ रहा है, बढ़िया है, पर सेम बैटरी के साथ इसमें करंट ज्यादा आए, उसके लिए आप क्या करोगे? सेम बैटरी के साथ इसमें करंट ज्यादा आए, उसके लिए आप क्या करोगे? क्वेश्चन ये है, व्हाट इज टू बी डन, व्हाट नीड्स टू बी डन टू हैव लार्ज डिफ्लेक्शन इन सेकेंडरी कॉइल। बात समझ में आई? ये है क्वेश्चन, ठीक। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, मतलब थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, वो कुछ ऐसा है, यहाँ पे तो एक मैग्नेट है, यहाँ एक मैग्नेट है, इसको इधर ऐसे ला रहे हैं, इसको इधर ऐसे ला रहे हैं, बीच में एक कॉइल रखी है जिसमें ऐसे कैपेसिटर लगाया है ए बी, ठीक है, ए और बी प्लेट्स का। प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर। प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर, मतलब पॉजिटिव कहाँ, नेगेटिव कहाँ, वो बताना है आपको। कैपेसिटर का क्या चीज, कैपेसिटर की पोलैरिटी बतानी है। क्लियर हुआ? ठीक है।
ठीक, 2 क्वेश्चन है, पॉज करें, फटाक से करने की कोशिश करें, बाकी मैं करा रहा हूं। चलो आ जाओ। देखो इसके लिए अगर आप बात करो तो आंसर आपके होंगे 2। पूछा था कि इसको मूव करा रहे हैं, करंट आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा करने के लिए क्या ऐसा करें, बैटरी सेम रहने वाली है, बैटरी को नहीं बदल सकते। तो हमने बोला मूव द कॉइल P फास्टर देन द प्रीवियस वन। मतलब आप जब पहले मूव करा रहे थे उससे और तेज अगर दौड़ाने लगोगे तो तेज दौड़ाओगे तो इसका फ्लक्स ज्यादा तेजी से चेंज होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ही तो ईएमएफ डिसाइड करता है नहीं करता? करता है। तो अगर मैं इस P को ज्यादा तेज दौड़ाऊंगा तो इसका जो फ्लक्स है वो ज्यादा चेंज होगा, तो इसमें जो ईएमएफ है वो ज्यादा इंड्यूस होगा, यानी करंट जो है वो ज्यादा आएगा, यानी डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा आएगा। बात समझ में आई? सही है। सेकेंड चीज, इंसर्टिंग एन आयरन रॉड इन कॉइल P। अब इसका मतलब समझाता हूं। कभी भी किसी भी कॉइल के अंदर ऐसे समझो आप, इस कॉइल में सपोज ऐसे करंट आया आई, इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n बोल दिया सपोज मैंने, ठीक। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हुई वो आई आपकी म्यू नॉट एन आई। क्या आई? म्यू नॉट एन आई। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, इसके अंदर एक आयरन की रॉड रख दूं। क्या रख दूं? एक आयरन की रॉड। तो होगा क्या, जैसे जैसे ये करंट जाएगा तो यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है नहीं करती? हम जानते हैं ना, कोई भी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऐसे होती है, होती नहीं होती? यानी अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो फील्ड लाइंस जब इस रॉड पे जाएंगी तो रॉड को मैग्नेटाइज करेंगी, रॉड को मैग्नेटाइज करेंगी तो रॉड की खुद की फील्ड होगी, रॉड की खुद की फील्ड और सोलेनॉइड की फील्ड, यानी कि यहाँ पे 2 फील्ड, एक और फील्ड ऐड हो जाएगी रॉड वाली। होगी नहीं होगी? चैप्टर 5 में हमने लास्ट लेक्चर जो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि सोलेनॉइड विथ अ रॉड, पढ़ा था। तो सोलेनॉइड विथ अ रॉड के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है टोटल वो इंक्रीज कर जाती है, करती है नहीं करती? करती है। वो म्यू नॉट एन आई नहीं रहती, वो कुछ और हो जाती है ना, वो इंक्रीज कर जाती है। यानी जब भी हम आयरन रॉड को इंसर्ट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाती है। तो इसलिए P में अगर मैं आयरन रॉड इंसर्ट कर दूंगा तो P के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मेरी इंक्रीज कर जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड ही इंक्रीज कर जाएगी तो फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज कर जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीज कर जाएगा। दैट मींस डिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा। वो लोग क्लियर है? क्लियर है, ठीक। इस केस में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें देखो, आप साउथ पोल को पास ले जा रहे हो, तो अगर आप इस साइड से देखोगे कॉइल को, एक साइड से देखो, या तो इसके हिसाब से करो या इसके हिसाब से, दोनों के हिसाब से अलग अलग होगा। अगर इसके हिसाब से करोगे तो आपको कॉइल को इस साइड देखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इस साइड से देखोगे तो कॉइल में अगर ऐसे करंट है तो उस साइड से देखने पे, सोच, उधर से देखने पे कॉइल में करंट कैसे था। अगर मैं बात करूं कॉइल में ऐसे करंट है, इधर से देखने पे क्लॉकवाइज करंट है, तो इधर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा। वही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा सर। अब खुद से देखो, जब साउथ पोल पास ले जा रहे होगे तो ये वाला जो सरफेस है जो इस साइड फेसिंग है, ये कौन सा पोल एक्वायर करेगा? ये ऐसा एक्वायर करेगा कि इसका अपोज करे। बात सही है? यानी जब साउथ पोल को पास ले जा रहे हो तो ये साउथ पोल एक्वायर करेगा, करेगा नहीं करेगा? करेगा। यानी इसमें इस साइड करंट जो आएगा वो ऐसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, नहीं आएगा? जो उस साइड क्लॉकवाइज आएगा अगर उस साइड से देखें, और उस साइड वाला जो फेस होगा वो नॉर्थ पोल एक्वायर कर लिया होगा। बिल्कुल सही है, हाँ या ना? हाँ सर, एकदम सही। तो मैं तो इस साइड की बात कर रहा हूँ, मैं राइट साइड खड़ा हूँ, राइट साइड से देखा तो देखा कि मैंने इसने साउथ पोल एक्वायर किया, यानी क्लॉकवाइज करंट आया, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट आया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, सॉरी साउथ पोल एक्वायर किया तो क्लॉकवाइज करंट आया ना, हाँ साउथ पोल एक्वायर किया इसने, साउथ पास ला रहे थे तो ये साउथ एक्वायर करेगा तभी ना इसको रिपेल कर पाएगा, क्योंकि पास ला रहे हैं तो रिपेल करना है। तो यानी इसमें जो करंट आएगा वो कैसा आएगा? क्लॉकवाइज आएगा।
कैसा आएगा, क्लॉकवाइज। अच्छा, अब कैपेसिटर की पोलैरिटी बतानी है तो खुद से सोच के देखो कि अगर कोई कैपेसिटर इधर लगा है, इसमें करंट ऐसा है क्लॉकवाइज, तो खुद से सोच करंट जाके, करंट का मतलब क्या है, करंट का मतलब चार्ज इज फ्लोइंग, सही है। और चार्ज बेसिकली क्या होगा, ध्यान से सोच, चार्ज जाके यहाँ पे स्टोर होता जाएगा, इस प्लेट पे होता जाएगा, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी इंडक्शन की वजह से, अंदर ही अंदर। बोलोगी कि नहीं होगी, जो भी चार्ज आएगा वो इधर स्टोर हो रहा है। बात समझ में आई, जो भी मैंने इनके मूवमेंट से करंट इंड्यूस कराया वो ऐसे कैपेसिटर में स्टोर कर लिया। बात समझ में आई। तो ये एक बेसिक क्या कह सकते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया कि ऐसे मैं कैपेसिटर में स्टोर कर सकता हूं एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कॉइल एंड दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर लाइक दिस। बात समझ में आई। यानी कि कैपेसिटर की ए प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई और बी प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई। बात समझ में आई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया। हाँ या ना? हाँ सर। पॉज करें और दोनों क्वेश्चन को ढंग से लिख लें। ओके, ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे को नहीं पता मैंने क्या नंबरिंग कर रखी है इसकी, आई डोंट नो, बट मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है एक जगह पे, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है हर जगह। कहाँ है क्रॉस का मतलब, इधर में अंदर बताया है। कहाँ है, अंदर 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 है। ठीक है भाई, ओके भाई। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर जो है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड में से मैंने अलग अलग लूप्स को पास कराया। इसमें से सपोज मैंने पास कराया एक रेक्टेंगुलर लूप v वेलोसिटी से, और इसमें मैंने पास कराया एक सर्कुलर लूप v वेलोसिटी से। क्लियर है? क्लियर है। पूछा गया आपसे कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दोनों में जो होगा वो किसमें कांस्टेंट होगा, वो किसमें कांस्टेंट होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ बदलेगा नहीं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बदलेगा नहीं। इन दोनों में से किसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है हमारा वो बदलेगा नहीं, बताएं। देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है हमारा, हम जानते हैं ईएमएफ जो भी इंड्यूस होता है वो हमारा d∅b/dt होता है। हाँ या ना? हाँ सर। यानी कि अगर और ध्यान से देखें तो d/dt ऑफ b डॉट a होता है। हाँ या ना? यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमारा है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ d/dt। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल भी जीरो डिग्री है। देख, इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, 180 डिग्री है, पर जीरो भी ले लो तो भी चलेगा। ठीक है, कहने का मतलब ईएमएफ जो इंड्यूस है जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो तो ऐसे लिखा जा सकता है, ये एक फॉर्मूला बन सकता है। गुना है ना? हाँ। अब मुझे ये बताना है कि किसका ईएमएफ कांस्टेंट है, तो जिसका dA/dt कांस्टेंट है उसका ईएमएफ कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसका कांस्टेंट है उस केस में अपना ईएमएफ कांस्टेंट है। तो सोच के देख, जब इस रेक्टेंगल को बाहर ले जा रहे होंगे तो समय के साथ में इसका जो एरिया चेंज होगा, अगर मैं ऐसे स्ट्रिप ले लूं इसकी, तो
इस स्ट्रिप का एरिया तो फिक्स ही है ना, अगर मैं बात करूं ये कुछ भी dx लेंथ की स्ट्रिप लूं और ये कुछ भी l लेंथ है, तो l dx इज द एरिया। बात समझ में आई? इसका अगर मैं एरिया लूं इस स्ट्रिप का, तो इस स्ट्रिप का मैं एरिया क्या लिखूंगा बताओ? इस स्ट्रिप का मैं एरिया लिखूंगा l dx, अगर ये l लिए मैंने तो, ठीक। और ये एरिया फिक्स्ड है बेसिकली, ये एरिया क्या है? फिक्स्ड। सोच के देख, जब इसको बाहर ले जा रहा होगा तो इसमें इक्वल, जैसे जब ये जस्ट बाहर निकलेगा तो इतना एरिया बाहर निकला उतने टाइम में, फिर अगले उतने ही टाइम में उतना ही एरिया बाहर निकला, फिर अगले उतने ही टाइम में उतना ही एरिया बाहर निकला, अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो। अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये dx जो है वो फिक्स रहेगा हर इंटरवल में, और l तो फिक्स है ही, यानी एरिया, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन दिस पर्टिकुलर फिगर इज ऑलवेज कांस्टेंट। और जबकि इधर सोच, इधर पहले कुछ इतना एरिया निकलेगा, फिर कुछ इतना एरिया निकलेगा, फिर कुछ इतना एरिया निकलेगा, फिर कुछ इतना एरिया निकलेगा, यानी इस जगह पे dA बाई dt जो है वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। और इस जगह पे जो dA बाई dt है वो आपका क्या है? कांस्टेंट है ना? तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि इस जगह का ईएमएफ कांस्टेंट आएगा और इसमें जो ईएमएफ आएगा वो वेरी करेगा, वो वेरी करेगा। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। ठीक है, तो हमें ये याद रखें कि रेक्टेंगल जब भी किसी रेक्टेंगुलर लूप मूव करेगा तो उसका एरिया, चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कांस्टेंट, दैट मींस ईएमएफ इज कांस्टेंट। But in the case of circular loop, change in area with respect to time is not constant, it is variable. That means EMF is variable. बोलो बात समझ में आई? तो कौन से केस में EMF कांस्टेंट आएगा? इस केस में EMF कांस्टेंट आएगा। बात समझ में आई? पॉज करें, लिख लें। लिखना क्या है? ऐसे बना लें, यहाँ पे लिख लें दैट इज ये कांस्टेंट, और यहाँ पे दैट इज E भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ईएमएफ भी बदलेगा। क्लियर है? पॉज करें, लिख लें। ओके, अब लास्ट दो क्वेश्चन और कराता हूं लेंजेस लॉ पे, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि लेंजेस लॉ पे इसी तरीके के सवाल बनते हैं कि इंड्यूस्ड करंट पूछ लेगा किस डायरेक्शन में है, या फिर लूप मैग्नेटिक फील्ड वगैरह निकलवा देगा, पोलैरिटी पूछ लेगा किसी भी जगह पे। अब एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे ही लिख रहा हूं मैं तो। क्वेश्चन ये है कि एक कोई वायर है इधर ए बी, क्या है? कोई वायर ए बी, और यहां पे ऊपर एक लूप रखा है, ठीक। बताओ कि इस लूप में कहां इंड्यूस होगा करंट, ठीक। वायर है ए बी जिसमें करंट जा रहा है आई, इसमें कहां करंट इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ऐसे एक वायर लिया, इसमें आई करंट है, इसके ऊपर एक लिख दिया, इसके नीचे एक लूप रख दिया, दोनों में बताओ कहां करंट है। चलो बताओ जल्दी। दोनों में, दोनों एग्जांपल्स हैं, दोनों में ए बी वायर है, यहाँ पे एक ए बी वायर ये बीच में रखा है, सपोज ये रहा ए बी वायर, इस ए बी वायर में भी आई करंट है और इधर भी ए बी वायर में आई करंट है। बताओ, ये आ जाएगा, दो तो आ ही जाएगा, तो बताओ इसमें कहाँ है करंट, ऊपर वाले में।
इन सवालों को करने के लिए आपको पुराने चैप्टर्स की नॉलेज बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ठीक, चलो देखो, आप सबसे पहले इसमें मुझे अगर करंट चाहिए तो इसमें ईएमएफ तब इंड्यूस होगा जब यहां पर कोई मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड तो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहां से आएगी? इस वायर की वजह से आएगी। कैसे? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल लगाया, ये रहा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, क्लियर है। फिर मैंने कर्ल करी फिंगर्स, यानी इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे ऐसे है कि नहीं, मतलब ऐसे पेपर से बाहर, ऐसे प्लेन बोर्ड से बाहर निकल रही, फिर बोर्ड में घुस रही, फिर बोर्ड से बाहर निकल रही, फिर बोर्ड में घुस रही। बात समझ में आई? यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डॉट 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 है, बाहर आती हुई। बात समझ में आई? या फिर आप सिंपल सा रूल लगा सकते हो, सिंपल सा रूल कैसे लगाओ? ऐसे रख लो, इसको पाम रूल बोलते हैं, किसी ने बताया नहीं है पर मैं बता देता हूं, ऐसा कोई रूल है नहीं, पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए वायर्स की वजह से पाम रूल का यूज कर सकते हो। अगर कोई वायर है उसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके आसपास अगर मेरे को यहाँ कहीं आर दूरी पे पूछी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे अंगूठा रख लूंगा करंट की डायरेक्शन में और उस पॉइंट पे ऐसे ऐसे रख दूंगा। तो देख, मेरा जो पाम है वो किधर आया? अंदर की तरफ आया ना, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर होगी। ऐसे ही अगर मैं इस तरफ देखता, चलो यहाँ नहीं समझाता हूँ, दोबारा इधर से समझाता हूँ। देख, एक ये है आई करंट, इसकी वजह से इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछी और इधर पूछी, दो जगह, तो सोच, इधर के लिए ऐसे रखो, अंदर आई यानी अंदर, और इधर के लिए ऐसे आ जाओ, कहाँ आई? बाहर आई यानी बाहर। बात समझ में आई? कहने का मतलब, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पॉइंट योर palm towards the point where you have to calculate the magnetic field, direction of magnetic field. जहां पे आपका पाम है जिस तरफ, वहीं आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस पे इधर। और ध्यान से देख, तू करता भी तो ऐसे है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो ऐसे आती है। बात समझ में आई? तो इस पॉइंट पे अंदर है, इस पॉइंट पे बाहर है। बात समझ में आई? तो एक नया रूल बना सकता हूं ना, पाम रूल, कि यहाँ के लिए अंदर, यहाँ के लिए बाहर। ठीक है, अब यही चीज आप इधर अप्लाई करो। करंट इधर है तो ऊपर बाहर, और इस वायर के नीचे अंदर। यानी कि इसके लिए अगर आप बात करें, करंट उस साइड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जो होगी वो बाहर होगी, और नीचे जो होगी वो क्रॉस होगी, मतलब अंदर होगी। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, आ गई आ गई आ गई, एकदम परफेक्ट। अब तो क्या, अब तो सवाल आसान हो गया। सोचो, इस करंट को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इसका जो इस कॉइल से लिंक्ड जो भी हमारा फ्लक्स है वो चेंज होगा, और वो अपोज करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को। अपोज करने के लिए इसमें करंट ऐसा डेवलप होना चाहिए कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे, तो इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को अपोज कर पाए, है ना। तो अगर मैं बात करूं तो सोच, ये बाहर की तरफ है, तो मुझे इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चाहिए? अंदर की तरफ चाहिए। तो लूप रूल के हिसाब से इसमें करंट जो आना चाहिए वो क्लॉकवाइज आना चाहिए। क्लॉकवाइज करंट आएगा तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर की तरफ आएगी, आएगी नहीं आएगी? तो जो करंट होगा वो क्या होगा इस केस में? करंट इज क्लॉकवाइज, करंट इज क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। ऐसे इधर देखो, इधर ऊपर क्लॉकवाइज हो जाएगा और नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करने के लिए इसमें जो करंट है वो कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा। बात समझ में आ गई? हाँ सर, आ गई। अच्छे से पॉज करके दोनों सवालों को उतार ले बच्चे। पॉज करें, उतार ले। ओके, तो ये है बेसिक से सवाल लेंजेस लॉ पे बेस्ड, कि हम लूप में करंट की डायरेक्शन फाइंड करते हैं, और डायरेक्शन के बेसिस पे आप बता भी सकते थे कि इधर वाला ये क्लॉकवाइज था तो इसका ये जो फेस हमको दिख रहा था वो नॉर्थ पोल है ना। ऐसे इधर ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ पोल है। ठीक है,
तो ये भी आप बता सकते हो। क्लियर है? बाकी क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, आई थिंक मेरे को कराने की कोई जरूरत नहीं है, इजी इजी से सवाल है, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। एक है, ये मैंने क्वेश्चन नंबरिंग जो करी है उस हिसाब से बता दे रहा हूं। ये क्वेश्चन नंबर 13 करा रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन नंबर 14 करा रहा हूं। ठीक है, 13 क्वेश्चन में क्या गिवन है? 13 क्वेश्चन में आपको गिवन है कि कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है किसी कॉइल का। ठीक है, और टाइम के साथ में वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, 5t² + 10t - 15। ठीक, और पूछा है आपसे कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 5 सेकेंड्स। और ये जो फ्लक्स दिया है आपको, ये मिली वेबर में दिया है। किसमें दिया है? मिली वेबर में। ठीक है, मतलब 10⁻³ वेबर में। ये फ्लक्स इतना दिया है, मुझे निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन टाइम बराबर 0.5 सेकेंड्स। पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, 0.5 से नहीं, 5 सेकेंड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन 5 सेकेंड। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन जो है बाद में कराता हूं, पहले ही करा देता हूं। चलो बताएं, ईएमएफ इंड्यूस निकालना है। ईएमएफ इंड्यूस हम जानते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है d∅/dt। होता है नहीं होता? हाँ सर होता है। अगर मैं बात करूं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अगर ये मिली वेबर में है तो जो ईएमएफ आएगा वो मिली वोल्ट में आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। तो सबसे पहले तो d∅v/dt, तो d/dt ऑफ इसका फंक्शन लिख लेता हूं यहाँ पे, 5t² + 10t - 15। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आता है? आई होप आता होगा। इसका डिफरेंशिएशन 10t, इसका डिफरेंशिएशन +10 जी। क्लियर है? क्लियर है। तो ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ ये बेसिकली आपका मिली वोल्ट में आया। टाइम की वैल्यू 5 दी है, जैसे ही रखेंगे तो 10⁵50 यानी 60 मिली वोल्ट। 60 मिली वोल्ट, या फिर आप बोल सकते हो 0.06 वोल्ट। हाँ या ना? हाँ सर। तो ये ईएमएफ इंड्यूस हुआ। बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई। ठीक, अब एक क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन नंबर 14, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14, ये तो फिर भी आसान था कि हाँ भाई एक ही फॉर्मूला था, डिफरेंशिएट के आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 में ऐसा बोला गया है कि एक कोई रेक्टेंगुलर या कोई भी लूप है, ऐसा बोला है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो इस तरफ है और वो 3 × 10⁻⁻5 टेस्ला है। और इसका जो एरिया वेक्टर है, इस जो भी सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है। ठीक है, अच्छा, बोला कि ये जो कॉइल है, ये कॉइल सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर भी नहीं है। कैसी कॉइल है ये? सर्कुलर कॉइल है। ठीक, जिसका रेडियस तुमको दिया है, कितना दिया है? जिसका रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, ओके। रेजिस्टेंस इस कॉइल का दिया हुआ है 2 ओम। इस कॉइल का रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम। ठीक है, कॉइल में करंट दौड़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी होगा ना, वायर ही है ना कॉइल तो एक तरीके की। ठीक है, पूछा, बोला गया कि इसको इसके वर्टिकल डायमीटर, ये जो वर्टिकल डायमीटर है इसके अबाउट, जैसे ये रखा था, इसके अबाउट 180 डिग्री घुमा दिया गया। मतलब ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया गया। बात समझ में आई? हाँ सर, आ गई। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोल दूं, इस पॉइंट को बी बोल दूं, तो 180 डिग्री घुमाने पे ये जो कॉइल है, बी पॉइंट इधर आ गया होगा, ए पॉइंट इधर चला गया होगा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ सर, आ गई। अब इस 180 डिग्री घुमाने के बाद में मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही रही, पर इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया। हुआ नहीं हुआ?
हाँ सर हो गया, एकदम सही। इसका एरिया वेक्टर पहले इधर ही था, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इसमें एरिया वेक्टर इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक ठीक है। और इतना सब ये घुमाने में जो टाइम लगा, वो टाइम आपको दिया है 0.25 सेकेंड। कितना दिया है? 0.25 सेकेंड। आपसे बोला गया फाइंड आउट द ईएमएफ एंड करंट, फाइंड आउट द ईएमएफ एंड करंट। ईएमएफ फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है इस कॉइल में। तो देखो ईएमएफ होता है डी फाई बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए हैं, हाँ यहाँ पे कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स भी हैं। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज 500, ऐसा कुछ दिया है। तो हम देखो बहुत सिंपल सी बात है, मुझे इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट चाहिए। ईएमएफ मिल जाएगा तो करंट तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करके मिल जाएगा, क्योंकि करंट इज वी बाई आर या ई बाई आर। ठीक है, पर इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, दैट इज एन डी फाई बाई डी टी। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। पर ये चीज इधर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नहीं पूछ रहा वो 5 सेकंड पे या इतने पे। उसने बोला यहां से यहां पोजीशन हो गई इतने सेकंड में, तो बताओ ईएमएफ कितना। तो ऐसे केसेस में हम इंस्टेंटेनियस ईएमएफ नहीं, एवरेज ईएमएफ फाइंड करेंगे, यानी एन फाई टू माइनस फाई वन अपॉन टाइम टी, अपॉन टाइम टी। मतलब यहां पर जो फ्लक्स होगा इसका वो फाई टू कह दो, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो फाई वन कह दो, और दोनों को निकाल लो, दोनों को निकाल के यहाँ रख दो। एन तो दिया ही है 500 और टी तो दिया ही है 0.25, तो ईएमएफ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? यानी फाई टू और फाई वन निकालना है। तो फाई टू निकालने के लिए क्या करोगे बोलो? इस पोजीशन पे बी और ए का डॉट प्रोडक्ट, यानी बी एच डॉट एरिया वेक्टर। बी एच और एरिया में सेकंड पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो सेकंड पोजीशन पे बी और ए में 180 डिग्री एंगल है। तो यहां पे बोलूंगा बी एच की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी एच का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, यानी माइनस का दिस। बोलो सही है? यानी माइनस का बी एच इंटू ए। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर? हाँ या ना? हाँ सर। दिस इज सेकंड फ्लक्स। ठीक, ऐसे ही अगर आप बात करो फाई वन की, तो फाई वन कितना होगा? बी एच डॉट ए वेक्टर। अब बी एच और ए में इस जगह पे कितना एंगल है? पहली पोजीशन पे ए भी इधर, बी एच भी इधर, यानी cos 0, यानी हमारे पास आया बी एच इंटू एरिया वेक्टर। बोलो सही है? हाँ सर सही है। हाँ एकदम सही है। ठीक है, इसके आगे मैं अभी कराता हूँ, आप इसको लिख लो पॉज करके। चलो ये वाला लिख लो फटाफट, फिर उधर मैं करा देता हूँ इसके आगे। ओके, आई थिंक लिख लिया होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दोनों आ गए फाई टू और फाई वन। मुझे तो फाई टू माइनस फाई वन चाहिए, तो फाई टू माइनस फाई वन की वैल्यू क्या हो गई? ध्यान से देख, बी एच ए माइनस बी एच ए, यही हुआ। ठीक है, यानी माइनस का 2 बी एच इंटू ए। बोलो सही है? बी एच की वैल्यू रख लो, -2 इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर -5। बी की है, बी एच की वैल्यू सही है क्या? सही है। एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, रेडियस दिया है 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। इस रेडियस को मीटर में चेंज करोगे तो 10 टू दी पावर -1 मीटर आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। ध्यान से देखो, यहाँ पे आप जो एरिया लिखोगे वो आप लिखोगे 10 टू दी पावर -1 का स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ सर। इसको आप और अच्छे से सॉल्व कर लो तो 3 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -2। सही है? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 18.84 इंटू 10 टू दी पावर -7। ठीक है, और ये आपका फ्लक्स आया। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? वेबर।
आया ना? हाँ सर। तो ये चेंज इन फ्लक्स आया हमारा phi2 माइनस phi1। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे तो ईएमएफ चाहिए। ईएमएफ इज व्हाट? n phi2 माइनस phi1 अपॉन टाइम t। n की वैल्यू 500, phi2 माइनस phi1 की वैल्यू ये। अब देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड अगर आप निकाल रहे हो तो यहाँ पे भी आप इसका क्या रखोगे? मैग्नीट्यूड ही रखोगे। वो माइनस साइन तो सिर्फ ये शो करता है कि वो अपोजिट है इधर और इधर के फ्लक्स, है ना? तो मैग्नीट्यूड रखोगे तो 500 इंटू 18.84 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन टी की वैल्यू 0.25। बोलो क्लियर है? क्लियर है। तो जो ईएमएफ निकल के आया वो आया आपका 3.768 मिली वोल्ट। 3.768 मिली वोल्ट, जिसको मैं और अप्रोक्सली 3.8 मिली वोल्ट बोल सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर है। अब जब ये आ गया तो अब इसके बाद इसमें करंट भी निकालने में कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं थी। करंट क्या होता है? करंट इज ओम्स लॉ, यानी V/R, जो भी बैटरी में वोल्टेज है। वोल्टेज क्या है? यहाँ पर ईएमएफ है। जो भी कॉइल में करंट ईएमएफ आया ना, ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ? 3.8। रेजिस्टेंस कितना है? 2। करंट ये मिली वोल्ट है, मिली वोल्ट। तो जो करंट आया हमारा वो कितना आया? 1.9 मिली एम्पियर। बात समझ में आई? कितना आया? 1.9 मिली एम्पियर। बोलो सही है? हाँ सर सही है। अगर आपको चार्ज निकालने को बोलते कि कितना चार्ज फ्लो कर गया तो वो भी निकाल सकते थे। देखो करंट आ गया, करंट को क्या लिख सकते हो? चार्ज अपॉन टाइम, और टाइम का इनटू इधर कर दो, जो भी 0.25 है, तो चार्ज भी आ जाएगा। बोलो बात सही है? हाँ सर सही है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे इस चैप्टर में 3 मार्कर में। ठीक है, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं, पर 3 मार्कर के लिए ये सवाल एकदम परफेक्ट है फ्रॉम दिस चैप्टर, जो इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या हुआ इस सवाल में? 2 कंडीशन दी थी, दोनों के फ्लक्स अलग अलग थे दोनों जगह के, तो चेंज इन फ्लक्स निकालना पड़ा। नंबर ऑफ टर्न्स दिया था, टाइम दिया था, तो ईएमएफ मिला और उससे हमें करंट मिला क्योंकि इसका रेजिस्टेंस दिया था 2। बात समझ में आई? आई होप समझ आई होगी। पॉज करें और लिख लें। ओके गाइस, तो आपने ये लिख लिया होगा। ठीक है, ये जो 2 लेक्चर हैं यहाँ तक ही मैं आपके जो यूनिट टेस्ट होने वाला है उसमें पूछने वाला हूँ। ठीक है, दोनों लेक्चर को ढंग से पढ़ें। जो जो लेक्चर में पढ़ाया है सिर्फ उसी में से पूछा जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाएगा, है ना? और चैप्टर 5 और 6 दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है। चैप्टर 5 से मैं सिर्फ वही चीजें पूछूंगा जो इस साल के सिलेबस में है। डिलीटेड सिलेबस में से मैं कोई क्वेश्चन पूछने वाला नहीं हूँ। भले ही मैंने पढ़ाए हैं और पुराने जो टेस्ट लिए हैं उनमें वो पूछा है, पर अभी जो यूनिट टेस्ट आने वाला है उसमें डिलीटेड सिलेबस से एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो चैप्टर 5 में से आप डिलीटेड पोर्शन को स्किप कर सकते हैं और चैप्टर 6 के ये 2 वीडियोस आप अच्छे से प्रिपेयर करें और इन 2 वीडियोस में जो जो पढ़ाया गया है उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।